नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम जो इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके कुछ वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें आप लोगों के 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं मेट्रोलॉजी में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियोस जरूर देख लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन से देखने को पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से ही है, कुछ भी एक भी % इधर उधर से नहीं है। आप लोगों का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से है, जो पेपर आपका आता है वो सिलेबस के हिसाब से ही आता है। इधर उधर के क्वेश्चंस वो एक भी नहीं पूछता है। आप लोगों को बिल्कुल किताब से ही क्वेश्चन इसी तरीके से रखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए और यही क्वेश्चंस पढ़ के पेपर में जाइएगा, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं और हमारे साथ नोट करते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो आप लोगों को पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज मैं इस वीडियो में तीसरा चैप्टर करवाऊंगा, इसमें पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों के 3 चैप्टर ही लगभग बचेंगे, 3 नहीं सॉरी 4 चैप्टर बचेंगे। तो वो जो 4 चैप्टर हैं मैं बहुत ही जल्द, वो भी 5 तारीख तक हर हाल में मैं खत्म ही करवा दूंगा। और कोशिश रहेगी मेरी कि ये अगर 4 चैप्टर बचे हुए हैं तो आज से अगले 4 दिन में ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाए मेट्रोलॉजी का भी। ठीक है, 1-2 दिन लेट हो जाए तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन 5 जुलाई तक आप लोगों का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं टाइम को बचाते हुए आज का वीडियो। तो देखते हैं आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, सतहों के परिष्करण के आधार पर सतह परिष्करण को किन 2 भागों में बांटा जाता है। आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सतह परिष्करण, जिसको बोलते हैं का मापन मतलब सॉरी, और जिसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। कि कोई सतह है, किसी भी चीज की सतह हो, वो जॉब की सतह हो, वो लकड़ी के जॉब की सतह हो या किसी भी आयरन मटेरियल की हो, किसी भी धातु की हो, किसी भी वुडन पार्ट की हो, फिनिशिंग का मतलब होता है वो कितनी स्मूथ है, कितनी चिकनी है। तो उसका मापन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे कि ये जो सतह है, मान लीजिए यही आपकी जो ये फोन की स्क्रीन है, ये कितनी चिकनी है या कितनी खुरदुरी है, तो इसी को हम लोग मीजर करेंगे किसी मापक यंत्र द्वारा। तो उसी चीज की जानकारी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत प्राप्त करेंगे और उन्हीं पर आधारित हम लोग ये बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन ने पूछा है कि सतह के परिष्करण मतलब फिनिशिंग के आधार पर सतह को कितने 2 भागों में बांटा जाता है। तो सतह 2 प्रकार की होंगी, या तो चिकनी होगी या तो खुरदुरी होगी, स्मूथ या फिर रफ। तो ए नंबर ऑप्शन है चिकनी सतह, बी नंबर है रूज सतह। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब मशीनी सतह चिकनी और अच्छी फिनिशिंग वाली होती है तो मशीनी अवयवों की बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ऑप्शन पहले देख लीजिए, कार्य क्षमता, सेवा अवधि। तो हाँ आप समझते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के आधार पर उनका मतलब निकालना होता है। अब क्या है, अगर मान लीजिए ऑप्शन आपको ना दिए जाएं तो आप इस क्वेश्चन का बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं? अवयवों का क्या बढ़ जाता है? जीवन काल बढ़ जाता है, या अवयवों की टूटने की दर बढ़ जाती है, या अवयवों के खराब होने की दर बढ़ जाती है। ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं या सोच सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ही देखेंगे। और अगर ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कार्य क्षमता हो गई, हाँ तो कार्य करने की क्षमता, सेवावधि मतलब जीवन काल इसका कितना हो सकता है। तो अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब मशीनी सतह चिकनी और अच्छी फिनिश वाली होती है। क्या है? मशीनी सतह, कोई भी मशीनी सतह किसी मशीनी पार्ट की है वो अच्छी स्मूथ है, चिकनी है बिल्कुल, उस पर कोई खुरदरापन नहीं है, तो मशीनी अवयवों की बढ़ जाती है। तो उनकी जो कार्य क्षमता भी होती है वो भी बढ़ जाती है और सेवा अवधि भी बढ़ जाती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सॉरी ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्य क्षमता कैसे कि अब उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी जब पार्ट आपस में चलेंगे। जैसे कि आप लोग क्रैंक और क्रैंक केस देखते हैं, इंजन में देखा भी होगा। आप लोग अगर गांव से रिलेट करते हैं, आप कहीं भी से भी हैं, आप लोगों ने अगर इंजन देखा है जो जनरेटर होता है, तो उसकी जो क्रैंक और क्रैंक होती है, क्रैंक केस होता है,
उनके बीच में वो क्रैंक अप एंड डाउन TDC टू BDC चलती रहती है। तो अगर वो स्मूथ नहीं होगी, रफनेस होगी, तो क्या है, वो आपस में फंसेगी, और जब फंसेंगी तो उनमें कुछ रुकावट आएगी। जब रुकावट आएगी तो उस मशीन की जो कार्य की करने की क्षमता है वो भी कम होगी, और जब रुकावट आएगी तो वो पार्ट आपस में घिसेंगे भी, तो उनका सेवावधि भी घट जाएगी। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतह के परिष्करण एवं रूक्षता का सीधा संबंध निम्न कारकों से होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सतह के परिष्करण मतलब फिनिशिंग एवं रूक्षता रफनेस का सीधा संबंध किन कारकों से होता है। जो कारक होते हैं रूक्षता और इनको प्रभावित करते हैं, या फिर परिष्करण और रूक्षता जो है किन कारकों पर निर्भर करती है, वो कारक इसने पूछ दिए हैं। तो पहला स्नेहन, दूसरा है कंपन, तीसरा है शोर, सभी पर निर्भर करती है। इसका सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर सही है। अब समझ लेते हैं क्या है स्नेहन पर किस तरीके से, अगर हम लोग लुब्रिकेशन नहीं देंगे तो वो पार्ट आपस में क्या है, घिसेंगे, अगर चलेंगे मूव करेंगे तो उनमें क्या है, रूक्षता आएगी। और कंपन क्या है, जब दोनों पार्ट आपस में चल रहे होंगे उनमें रूक्षता होगी, तो वो फंस कर चलेंगे, और जब वो पार्ट फंस के चलेंगे तो मशीन में ऑटोमेटिक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, या बोल सकते हैं कंपन उत्पन्न हो जाएगा। अब जब ये दोनों पार्ट घिस रहे होंगे, इनमें जब कंपन होगा तो कंपन के कारण इनमें नॉकिंग भी होगी। नॉकिंग का मीन मतलब क्या होता है, नॉकिंग का मतलब शोर होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु के किस भाग पर भंगुर या टूटने फटने का प्रभाव पड़ता है। तो क्या पूछा है कि मशीन की कोई सतह है या फिर मशीन का कोई ना कोई एक भाग है, तो उस पर भंगुरता या टूटने, भंगुर का मतलब क्या है, कोई चीज कितनी जल्दी टूट जाती है या फट जाती है, तो उसे हम लोग भंगुरता का गुण कहते हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है किस भाग पर ज्यादा पड़ता है। सतह कोई है, मान लीजिए ये एक धातु की प्लेट है, अगर इस पर फटीग या फिर टूटने का प्रभाव पड़ रहा है तो कौन से भाग पर पहले पड़ेगा और कौन कितना ज्यादा पड़ेगा। तो कोई भी प्लेट है, कोई भी पार्ट है, तो उसका जो किनारे का भाग होता है, या बोल सकते हैं जो किनारी होती हैं, वो जल्दी और आसानी से फट जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतहों की रूक्षता का अनुमान हम मुख्यतः लगा सकते हैं। रूक्षता का मतलब आपको मैंने बता दिया कि कितनी रफ है। रफ का मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है, जिस पर अच्छे से चला ना जा सके, जिस पर कोई पार्ट अच्छे से चले ना, जिस पर हम लोग अगर द्रव को प्रवाहित करें या फैलाएं तो उसमें रुकावट आए, या फिर हम अपने हाथ को उस पर चलाएं, उस पर इस तरीके से कुछ चलाएं इस तरीके से, तो उस पर रुकावट आए, आपके हाथ में चोट लगने की संभावना हो, तो उसको रूक्षता कहते हैं। अब रूक्षता आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सतहों की रूक्षता का अनुमान हम मुख्यतः लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, स्पर्श द्वारा लगा सकते हैं और देखकर भी लगा सकते हैं। आप देखकर भी किसी चीज को स्पर्श करेंगे तो अभी पता चल जाएगा कि यह चिकनी है या रफ है, और उसे देखकर भी आप लोग बता सकते हैं, उसमें गड्ढे वगैरह उबड़ खाबड़पन देखकर बता सकते हैं कि रूक्ष है या बिल्कुल फिनिश है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रयोगात्मक रूप से एक कुशल कारीगर रूक्षता को मापने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोगात्मक, जब क्या है कोई प्रयोग किया जा रहा हो तो उसे प्रयोगात्मक कहते हैं। एक कुशल कारीगर का मतलब होता है अपने काम में एक्सपर्ट, जो भी चीज कर रहा है उसमें एक्सपर्ट जो होगा उसे हम लोग कुशल कहेंगे उस चीज में। यहाँ पर मैकेनिकल में क्या होता है, कारीगर होता है, मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, अगर वो स्किल्ड हैं या फिर कुशल हैं, उस कार्य में परफेक्ट है, तो उसे हम लोग कुशल कारीगर कहेंगे। अब आगे देखते हैं, रूक्षता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कुशल होगा वो किस चीज का प्रयोग करेगा, तो वो अनुभव क्या होता है कि किसी कार्य को करते करते उसमें इतना परफेक्ट हो जाना कि उसे देखकर और बिल्कुल आसानी से बता देना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है, हमारे जो हाथ कान नाक और आंखें और त्वचा होती हैं, ये सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं।
इनसे देखकर, आंखों से देखकर, हाथों से इस पर छूकर, जीभ से चाटकर और कानों से सुनकर बता दे कि कौन चीज खराब है कौन चीज अच्छी है, तो वो ज्ञानेंद्रियों का स्पर्श कहलाता है। और तीसरा है मापक यंत्र। मापक यंत्र द्वारा तो सभी लोग कर सकते हैं, कुशल हो चाहे ना हो, तो इसका ये सभी आंसर एक कुशल कारीगर को इंगित करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिना सोचे समझे आंसर में टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्यामितीय अनियमितताओं के आधार पर सतहों को कितने भागों में बांटा गया है। ज्यामितीय अनियमितताएं मतलब क्या होती हैं कि जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं या फिर जो भी हमारी वस्तु बनी है उसमें अनियमितताएं मतलब खुरदरापन, टेढ़ा मेढ़ापन या फिर सुडौल कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, उसके आधार पर सतहों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके आधार पर 4 भागों में सतहों को बांटा गया है। तो आप लोग बिना सोचे समझे बिल्कुल आंसर पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सतह की रुक्षता निर्भर करती है। किसी सतह की रुक्षता, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई सतह है उसकी रुक्षता मतलब रफनेस किस पर निर्भर करती है। तो जब कोई वस्तु रुक्ष होगी तो उसमें क्या ऊबड़ खाबड़पन होगा। जैसे ये मान लीजिए सतह है, इसमें क्या इस तरीके से अगर हो तो क्या है ये ऊबड़ खाबड़पन है, यही रुक्षता कहलाती है। तो इसमें जब इस तरीके से कोई आकृति बनती है, आप लोगों ने कंपन पढ़ा होगा, तो इसमें क्या बनता है रूट और क्रेस्ट बनते हैं। जिसे हम लोग जो आपके रूट होते हैं उन्हें घाटियां बोलते हैं या फिर गर्त बोलते हैं, और जो शिखर होते हैं क्रेस्ट होते हैं उन्हें शिखर बोला जाता है या फिर उच्च पॉइंट बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं पिच के ऊपर का भाग शिखर कहलाता है, या फिर बोल सकते हैं उभरा हुआ भाग शिखर कहलाता है। अब बिल्कुल शिखर अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। घाटियां समझ लेते हैं। घाटियों का मतलब ऐसा भाग जिसमें हम किसी लिक्विड को भर के रख सकें, एक बिल्कुल सरल एग्जांपल। दूसरा ऐसा भाग जो पिच के नीचे का हो, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे घाटियां भी। तो ये दोनों चीजें क्या हैं रुक्षता पर निर्भर करती हैं कि जितना ज्यादा कोई वस्तु रुक्ष होगी उतनी ही ज्यादा ऊंची शिखर या फिर नीची घाटियां आपको मिलेंगी। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो आ रहा हो पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को निरंतर पेपर के पहले तक इसी तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। हम आपके साथ हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। आप पेपर देने जाइए, हमारे क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आप 100% करके पेपर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राहें नहीं है। पेपर के बाद हमसे मिल भी लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सतह पर जितने अधिक शिखर घाटियां होंगी वह सतह उतनी ही होगी। शिखर घाटियों का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शिखर का मतलब उच्चतम जो भी पॉइंट होता है, और घाटियों का मतलब जो गड्ढा होते हैं। तो अगर ये शिखर और घाटियों की मात्रा जो है वो ज्यादा होगी, या बोल दें कि इनकी गहराई या ऊंचाई ज्यादा होगी, तो वो वस्तु उतनी ही ज्यादा रुक्ष होगी। रुक्ष का मतलब रफ होगी, खराब होगी, उबड़ खाबड़ होगी, भद्दी होगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है। ये इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ या फिर सतह, पृष्ठ या सतह एक ही चीज है, रुक्षता को किन दो भागों में बांटा गया है। पृष्ठ या सतह की रुक्षता को किन दो भागों में बांटा गया है। तो इन्हें पहला भाग है अनुप्रस्थ पृष्ठीय रुक्षता और अनुदैर्ध्य पृष्ठीय रुक्षता। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका सी नंबर ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे बिना सोचे समझे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, हाँ रुकिए एक सेकंड, हाँ अब चलेगा। प्राथमिक बनावट में आई अनियमितताओं को कहा जाता है। प्राथमिक बनावट क्या है कि कोई वस्तु जब बनाई गई है, जैसे मान लीजिए कोई एक कार बनाई गई, तो उसमें अनियमितताओं का मतलब क्या, उसमें कोई ना कोई प्रभाव आना। जैसे एक्सीडेंटल कार में उसकी बॉडी पिचक जाना, अनियमितता आई, पहले कैसे थी फिर टक्कर लगने के बाद कैसी होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया। अनियमितता का मतलब होता है बदलाव आना, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना। जैसे आपकी बॉडी होती है, 4 साल पहले आप क्या थे, छोटे थे,
पतले थे, अब आप 4 साल बाद क्या हो गए, बड़े हो गए, मोटे हो गए, तो आपकी बॉडी में ये परिवर्तन हुआ जिसे अनियमितता बोलते हैं। निरंतर परिवर्तन को ही हम निरंतर अनियमितता बोलते हैं। तो ये इस वर्ड का मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो प्राथमिक बनावट में आई अनियमितता होती है, अगर प्राथमिक बनावट में आ रही है तो उसका नाम अलग होता है, अगर अंतिम में आ रही है तो उसका नाम अलग होता है। तो प्राथमिक बनावट में जो अनियमितता आती है या फिर परिवर्तन आता है उसे हम लोग माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। और अगर क्या है, द्वितीयक बनावट जो है उनमें अगर अनियमितता आ जाती है तो उसे हम लोग माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय बनावट में आई अनियमितता को कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका बिना सोचे समझे आप लोग आंसर लगा लीजिए, सी माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरएमएस वैल्यू है। तो समझ लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं कि आरएमएस जो होता है वो मूल माध्य वर्गमान होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे हम लोग आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है ये क्या है, इसका पूरा प्रूवमेंट तो होता है, लेकिन आप लोगों को क्या बहुविकल्पी क्वेश्चंस हल करने हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएंगे, तो आप लोगों को क्या है, सूत्र नहीं बताना, सीधे जो डेरिवेशन के बाद में हमें फाइनल सूत्र प्राप्त होगा वही बता देना है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या हो जाएगा, एच अंडर रूट के अंदर h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर एंड सो ऑन hn स्क्वायर अपॉन n। तो क्या है, पदों के स्क्वायर का योग बटे पदों की संख्या का रूट ले लें तो आरएमएस वैल्यू हमें मिल जाती है। कौन वैल्यू मिल जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CLA, क्या बोल रहा है, CLA का मान होता है। तो इसका भी एक क्या है, डेरिवेशन होता है, जिसे हम लोग केंद्र रेखा औसत विधि कहते हैं, सेंटर लाइन एवरेज मेथड कहते हैं, या फिर CLA मेथड शॉर्टकट में बोला जाता है। तो इसका जो मान होता है वो फाइनल आप लोग सीधे याद करेंगे, पदों का योग बटे 2, क्या चीज नहीं सॉरी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये भी क्या है, माध्य ही एक प्रकार का होता है, सीधे सीधे आपको याद कर लेना है। कोई वैल्यू दी जाए उनका माध्य निकाल देना ही केंद्र रेखा औसत विधि कहलाती है। औसत से आप लोग समझ गए हैं, औसत जब किसी भी चीज का निकाला जाता है तो उसका यही मतलब होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है, स्टाइलस विधि का प्रयोग किया जाता है। एक स्टाइलस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विधि बनाई जिसके आधार पर उन्होंने संख्यात्मक मान को ज्ञात करने का एक तरीका बना दिया। स्टाइलस का प्रयोग संख्यात्मक मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसी भी चीज के। तो आप लोग ये समझते हैं, समझ गए होंगे और नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्या है, स्टाइलस रुचता के संख्यात्मक मान की कितनी रुच है, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग रुचता का, तो वही आप लोग समझ लीजिएगा कि रुचता का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए स्टाइलस विधि बनी थी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टाइलस के अवयव निम्न में हैं। स्टाइलस के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो स्टाइलस के पहले मैं अवयव सारे बता देता हूं, फिर यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। स्टाइलस के जो अवयव होते हैं वो सतह होती है, स्टाइलस होता है, माप बल होता है, स्टाइलस की गति होती है, स्टाइलस स्किड होता है, चालन युक्तियां होती हैं, प्रवर्धन होता है और अभिलेखन होता है। तो एक एक का मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो सबसे पहला क्या है, सतह। अब क्या है, स्टाइलस ने एक मेथड ही बनाया था जिसमें हम लोग सतह की परिशुद्धता का संख्यात्मक मान ज्ञात करते थे। परिशुद्धता मतलब क्या है, कितनी रुच है या कितनी फिनिश है। तो उस सतह को लेंगे स्टाइलस विधि में। स्टाइलस एक यंत्र होता है, एक पॉइंटर टाइप में होता है, उसको हम लोग टच कराते हुए बॉडी को चलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु कितनी उबड़ खाबड़ है, ठीक है। अगला पॉइंट है मापन बल। मापन बल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई यंत्र यूज कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ ऊपर से बल अवश्य लगेगा। तो एक जो भी उपकरण हमारे होते हैं उनमें क्या है, एक लिमिट तक ही बल हम लोग लगा सकते हैं।
मान लीजिए कोई एक स्केल ले लेते हैं आप लोग प्लास्टिक का, अब उसमें ज्यादा बल लगाकर अगर मापते हैं, उस पर ज्यादा लोड रख लेते हैं तो वो टूट जाती है। या फिर आरपीओ मीटर होता है, आरपीएम मापने के लिए जिस मीटर का यूज किया जाता है, उसे क्या करते हैं, जब किसी शाफ्ट का हम लोग आरपीएम मापते हैं, जो भी हमारे राउंड पर मिनट होते हैं उनको जब मापते हैं, तो उस शाफ्ट के एक भाग में या फिर बोल सकते हैं फ्रंट वाले भाग में स्पर्श कराते हैं, टच लगाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। ठीक है, तो 100 से जहां तक 300 मेगा पास्कल होता है, किलो पास्कल से मेगा पास्कल होता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें भी बल की एक सीमित मात्रा रख दी गई, तो इसमें भी वही बल की मात्रा जो होती है कि कितना बल लगेगा, तो उसे हम लोग मापन बल कहते हैं। स्टाइलस की गति देख लेते हैं कि कितनी गति से वस्तु पर वो स्टाइलस चलाया जा रहा है। अगला क्या है, स्टाइलस स्किड। स्किड का मतलब क्या होता है कि उसमें जो पॉइंटर लगा होता है उसमें फ्लक्चुएशन की कितनी मात्रा सहन करने की क्षमता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चालन युक्तियां। उसमें जो भी आपकी मैकेनिज्म डिवाइसेस यूज होती हैं जिनसे क्या है कोई वस्तु को मापा जाता है, उनका मतलब है ये प्रवर्धन। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या काम करता है कि किसी भी माप को कन्वर्ट करता है या फिर देखता है। अभिलेखन, रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का मतलब क्या है, जो भी रीडिंग आई वो रिकॉर्ड करना, संग्रहित करना और हमें डिस्प्ले पर दिखा देना रिकॉर्डर का काम होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टाइलस की नोक का व्यास होता है। स्टाइलस कुछ आपका इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का। इसकी जो नोक होती है जिसको हम लोग सतह पर स्पर्श कराते हैं, उसका इसने व्यास पूछ दिया है कि ये कितनी मोटी होती है। तो इसका जो व्यास होता है 0.0125 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 0.0125। तो आप लोग इसे सीधे याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टाइलस की गति होती है। स्टाइलस किस गति से वर्क करता है। तो स्टाइलस की जो गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है, लीनियर मोशन करता है। अगर कोई वस्तु राउंड में रुच दी है तो उसका ये माप नहीं कर सकता है। अगर कोई जैसे सड़क है, रुच है, इस तरीके से लीनियर है, तो उसी पर यह माप ज्ञात कर सकता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े व्यास वाले स्टाइलस को कहते हैं, यहां पर को लिख लीजिएगा, कहते हैं। तो जो हमारा बड़े व्यास वाला स्टाइलस होता है उसे हम लोग स्किड के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग सीधे याद करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें लगा लीजिए 5 स्टार। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्किड का व्यास होता है। अब इसने स्किड का भी व्यास पूछ दिया। तो स्किड का जो व्यास होता है वो 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 स्टार लगा लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है ये। अंतिम क्वेश्चन है कि स्टाइलस के गुण होने चाहिए। स्टाइलस किस तरीके का होना चाहिए, या स्टाइलस के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो स्टाइलस जो होना चाहिए घिसाव प्रतिरोधी होना चाहिए, घिसे ना जल्दी से, क्योंकि सतह पर हम लोग उसे स्पर्श कराते हुए आगे चलते हैं, तो अगर घिस जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। अगला क्या है, मापन सतह को हानि ना दे। मापन सतह को हानि भी नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस सतह को माप रहे हैं उसे मापने की जगह और ज्यादा रफ बना दिया, उस पर लाइन बना दी। और सही पाठ्यांक, ये तो बिल्कुल कंफर्म होना ही चाहिए, हर गेज में होना चाहिए। अगर वो सही पाठ्यांक नहीं देगा तो आपका जो मापक यंत्र है वही नहीं सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन सभी सही लगा लेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस नोट भी कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले तक मैं इसी तरीके से तैयारी करवाता रहूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग पढ़ते रहिए और यही क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। पेपर में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, अगले वीडियो में, अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।